एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। इन टुडेज़ एपिसोड ऑफ हेल्थ टॉक आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नूरुल हक, ही इज़ अ पीडियाट्रिशियन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राबिया। वेलकम टू हेल्थ टॉक। डॉक्टर नूर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिन्होंने बच्चों को जकड़ा होता है और माओं को पता ही नहीं चलता, पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नमूनिया की। नमूनिया है क्या, इसके क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलता है कि बच्चों को नमूनिया है? राबिया, बेसिकली इसकी 4 सिम्टम्स होती हैं। पहली जो सिम्टम है जिससे पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए वो चेस्ट पेन की कंप्लेंट है। उसके बाद फीवर है, कफ है, उसमें ड्राई भी हो सकती है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है, और फिर ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में बच्चे को सांस का साथ में जिससे शायद नॉइजी चेस्ट भी कहते हैं। ऑफ कोर्स, तो ये 4 सिम्टम्स हैं। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे ही बच्चा कंप्लेंट करता है कि उसको चेस्ट पेन हो रही है या वालिदैन फील करते हैं और उसके बाद उसको ड्राई और प्रोडक्टिव कफ आ रही है, साथ उसको फीवर है जी, तब हमें अलर्ट जनरेट हो जाना चाहिए कि बच्चे को फ़ौरन किसी भी करीबी मॉलेज के पास लेके जाया जाए, बजाय इसके कि घर के अपने टोटके स्टार्ट किए जाए। अच्छा, सिम्टम्स तो आपने बताए हैं, लेकिन डायग्नोसिस फिर भी समटाइम्स बच्चों के लिए, मेरे ख्याल में पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कैसे डायग्नोस कर सकते हैं इसको? अच्छा, निमोनिया के लिए ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, ना ही अब ये मुश्किल रहा है, क्योंकि रेडियोलॉजी इतनी कॉमन हो गई है। सिंपल एक एक्सरे के ऊपर ये पता चल जाता है कि बच्चा जो है उसको निमोनिया है। अच्छा। और एवरीबॉडी कैन डायग्नोज, क्योंकि उसमें एक निमोनिक पैच आना होता है जिसको आम डॉक्टर भी बड़े आराम से डायग्नोज कर लेते हैं। अच्छा। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या हम वहाँ तक जाते हैं, क्या हम एक्सरे करवाना पसंद करते हैं या अपने टोटकों के ऊपर जा रहे होते हैं। जी। अच्छा, अभी आपने ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का जिक्र किया है, तो नॉइजी चेस्ट जिसे कहते हैं, वो बेसिकली होता क्या है और वो कितना डेंजरस है बच्चों के लिए? अच्छा राबिया, इसमें मैं अर्ज़ करूँ, नॉइजी चेस्ट आम तौर पे एक तो ये है कि जब कंजेशन होती है, जैसे निमोनिया की हमने बात की, ब्रोंकाइटिस की बात की, जिसमें नॉइजी चेस्ट हो सकती है, लेकिन सबसे जो कॉमन बात है जिसे हम एस्थमा कहते हैं, जी। बच्चों में ये बहुत कॉमन है, एलर्जिक एस्थमा है, जो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहा होता है विद द एडवांसिंग एज। और हम ये समझते हैं आमतौर पे, हम डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी 12 साल की उम्र तक जाके बच्चे का ये प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये सीजनल रहेगा। जब भी सर्दी आएगी या बच्चा धुएँ मिट्टी को एक्सपोज होगा, या जैसे घर में पेट होते हैं उनसे भी एलर्जिक एस्थमा एग्रेवेट हो सकता है। और इसी तरह से ये जो हम परफ्यूम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, फ्रेगरेंस से भी ये एग्रेवेट हो सकता है। तो ये बेसिकली एलर्जिक एस्थमा है जो ज़्यादा बच्चों को तंग कर रहा होता है। तो डॉक्टर नूर, कितने % बच्चे हैं जो निमोनिया से गुजर रहे हैं? अगर मैं ओवरऑल बात करूँ निमोनिया की, तो दुनिया में जो इसकी प्रेवलेंस है वो 7% है। 7%। और निमोनिया जो है वो सिर्फ बच्चों में नहीं कॉमन, एल्डरली लोगों में भी उतना ही कॉमन है। और इससे एक बड़ी नंबर ऑफ डेथ्स हैं, ये 40 मिलियन के करीब लोग हैं जो निमोनिया से जिनकी डेथ होती है। इट इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। तो पाकिस्तान में क्या रेशो है इसकी? पाकिस्तान में तो हमारे पास, आपको पता है राबिया, हम स्टैट पे बिलीव नहीं करते और ना ही हमने कहीं स्टैट इकट्ठे किए हुए हैं, तो इसके बारे में जो प्रेवलेंस दुनिया में है उसी को हम मान के आगे चलते हैं कि इसमें जो निमोनिया की प्रेवलेंस है दैट इज़ 7%। ठीक है, तो निमोनिया की टाइप्स कितनी हैं? निमोनिया 3 तरह का है, जिसमें बैक्टीरियल है, वायरल है और फंगल है। इसमें आम तौर पे जिसे हम कंटेजियस कहते हैं वो बैक्टीरियल और वायरल होता है, फंगल जो है वो कंटेजियस नहीं होता। तो जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं वो बैक्टीरियल और वायरल ही हैं इसकी। अच्छा डॉक्टर नूर, क्या निमोनिया से बच्चों में एपेटाइट कम भी हो जाती है कि उन्हें भूख नहीं लगती और वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ही कम खाते हैं? एक बात देखिए, हम ना बच्चों को बड़ों से बिल्कुल सेग्रीगेट कर लेते हैं। जैसे बच्चा बीमार होता है तो वालिदैन जिस कंप्लेंट के साथ आते हैं, बच्चा खा नहीं रहा। बच्चा जब भी अनईजी फील करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, जब वो एग्नी में होगा, पेन में होगा, डिस्कम्फर्ट में होगा, तो वो नहीं खाएगा। इसी तरह निमोनिया में भी, जब निमोनिया है, उसको ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, वो खांसी कर रहा है बार बार, उसको फीवरिश फीलिंग आ रही है, बल्कि इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ राइगर्स होते हैं, तो बच्चा कैसे अपनी नॉर्मल डाइट जो है वो उसको जारी रख सकता है? डेफिनेटली उसकी एपिटाइट जो है वो डिप्रेस होती है और कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो उस वक्त जो हमें, जिस फूड पे हमें ज़्यादा लेके चलना होता है, फिर वो लिक्विड डाइट होती है। जैसे हम कहते हैं उसको आप कहवा दे सकते हैं, उसको आप यखनी या सूप दे सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा वो डाइट देनी है जो इजीली पैलेटेबल हो। अच्छा, ये तो भी आपने डाइट का जिक्र किया ना, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं
सेल्फ मेडिकेशन पर लग जाते हैं, खुद से ही मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट करती है बच्चों की सेहत के ऊपर? अच्छा, इसकी 2-3 शक्लें हैं। एक तो ये होता है कि आम तौर पे देखा गया है कि जब कोई बच्चा बीमार होता है तो वो कहते हैं कि इसको इस वक्त बुखार है, सीने में दर्द हो रहा है, फ्लू जी। है। तो पिछली दफ़ा जब गए थे डॉक्टर साहब के पास तो उन्होंने एक नुस्खा दिया था, वो नुस्खा निकाला और उसको उन्होंने शुरू फॉलो कर करवा लिया। दिया। दूसरी इसकी सूरत ये बनती है कि जो नियर बाई फार्मासिस्ट है, ये भी हमारे अजीब सी बात है कि उसमें हो सकता है वो बेचारा ने मैट्रिक भी ना किया हो, तो हम उसको डॉक्टर मान के उससे पूछते हैं कि बच्चा बीमार है, ये सिम्टम्स हैं, तो आप कोई दवाई तजवीज़ कर दें। वो 2-3 सिरप जो उसको समझ आती है, उसने भी ज़ाहिर है डॉक्टर्स के नुस्खे देखे होते हैं, उसी की बेस पे वो डॉक्टरी शुरू कर देता है। और तीसरी सूरत बनती है कि एक बच्चे को आप लेके गए थे डॉक्टर के पास, उसको भी मोर और लेस वो सिम्टम्स थी जो दूसरे बच्चे को है, तो उसी की दवाई जो है वो शुरू कर देते हैं। मैं दस्त बस्ता उसमें अर्ज़ करूँगा कि ये काम ना किया करें। बच्चों के मामले में डोज स्पेसिफिक भी होना होता है और डिजीज़ स्पेसिफिक भी होना होता है, तो इसलिए ना तो क्वैक के पास जाएं और ना ही फार्मासिस्ट के पास जाएं। दे आर नॉट क्वालिफाइड पीपल। आपके नियर बाई जो भी प्रैक्टिशनर है उसको दिखाएं। सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स। अच्छा, इफ़ वी टॉक अबाउट द वायरल फीवर, बुखार ऐसी चीज़ है जो बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चों में होता है, दिन में ठीक होता है, रात में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो इसकी क्या वजह होती है? देखें, इम्यूनिटी जब कॉम्प्रोमाइज़ होती है, पहली सूरत तो ये बनती है। दूसरा, जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस ऑलवेज कंटेजियस होता है। ठीक है। जैसे बच्चा स्कूल गोइंग है, वो वहाँ गया, एक बच्चे को वायरल फीवर था और उसकी वजह से जैसे उसको फ्लू और छींकें आ रही थी, और जब एक दफ़ा आप स्नीजिंग कर रहे होते हैं, आप उससे जो कंटेमिनेशन होती है वो 4 से 6 घंटे लेती है उसको, उन वेपर्स को सेडिमेंट होने में। तो वो फिर जितने भी बच्चे होंगे वहाँ पे वो सारे के सारे इफ़ेक्ट होंगे। बल्कि मैंने जो देखा है, जब बच्चे वहाँ से इफ़ेक्ट होके आते हैं तो घर में फिर वो पूरी फैमिली के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके बाद बड़े भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, फ्लू शॉट्स क्या होते हैं? सीजनल फ्लू जिसे शायद कहते हैं। अच्छा, इसमें ये सीजनल वैक्सीनेशन है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। ठीक है। इसमें वैक्सीग्रेप और इन्फ्लुवैक के नाम से 2 वैक्सीन आती हैं। साल में एक दफ़ा ये आपने फ्लू शॉट लगवाना होता है, और ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन 6 साल से बड़े बच्चे जो हैं या अडल्ट हैं, उनको आपने एक फ्लू शॉट देना होता है साल में एक दफ़ा। तो वो फिर इन्फ्लुएंजा से, फ्लू से काफ़ी हद तक, और ख़ास तौर पे सिर्फ यही नहीं, ये जो जिनको एलर्जिक एस्थमा होता है उससे भी बहुत हद तक वो महफूज रहते हैं। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चे जिनकी उम्र शायद 10 साल या 1.5 साल या 2 साल है, उन्हें स्किन प्रॉब्लम से बहुत होती हैं, रैशेज़ हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उसकी क्या वजह होती है? वो भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या समटाइम्स ये होता है बच्चों में? अच्छा, एलर्जी जो है ना, बेसिकली इसकी रीज़न तो बहुत सारी है, लेकिन मैं एक बात, जब भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, मैं उनको हिस्ट्री में ये ज़रूर पूछता हूँ कि आपने कोई बर्ड्स तो नहीं रखे हुए, कोई पेट तो नहीं रखा हुआ। हम शायद हमें उस तरह से आइडिया भी नहीं होता। फैमिली के अंदर अगर एलर्जी का एलिमेंट चल रहा है, जैसे पेरेंट्स को एस्थमा का इशू है, माँ को या बाप को, या बच्चों में किसी बड़े बच्चे में ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने घर में बर्ड्स, पेट्स जो हैं वो ना रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी रीज़न बनते हैं इन्फेक्शन की। इससे एलर्जी का एलिमेंट जो मैं अर्ज़ करूँगा, उससे एलर्जी का एलिमेंट है। अच्छा, दूसरी बात, पेरेंट्स हैं उसमें हमारे तो मेल ही ज़्यादा स्मोकर्स होते हैं, ख़वातीन में तो उसका वो ट्रेंड नहीं है। तो मेल जो स्मोकिंग करते हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो घर के अंदर स्मोकिंग ना करें, बच्चे के सामने स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग जो है एक और इरिटेंट के तौर पे वो आता है बच्चों के लिए, और फिर बच्चों में जैसे स्किन डिजीज़ की आपने बात की है, ये भी एक से दूसरे को कंटेजियस डिजीज़ जो हैं ये भी लगती हैं, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और एक मैं और अर्ज़ करूँगा, छोटी बच्चियाँ ख़ास तौर पे जिनको वालिदैन को बड़ा शौक़ होता है, वो उनको कॉस्मेटिक शुरू करवा देते हैं। और छोटा सा बच्चा है, उसको आपने लिपस्टिक लगा दी है या उसके गाल के ऊपर आपने कोई जो कॉस्मेटिक पाउडर्स हैं वो आपने इस्तेमाल करवाएं। दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ एलर्जी एंड डर्मेटाइटिस। अच्छा डॉक्टर नूर, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं, बच्चे चलते फिरते नहीं हैं, तो वीकनेस कैसे कंट्रोल की जा सकती है बीमारी के बाद? अच्छा राय भाई, एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये जितनी जल्दी इनका वेट लॉस होता है उतनी जल्दी ये वेट गेन कर लेते हैं, तो इसमें पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। ज़ाहिर है, जब एक हफ्ते की एलमेंट थी, जैसे मैंने अभी हम निमोनिया की बात कर रहे थे, ब्रोंकाइटिस की बात कर रहे थे, तो एक हफ्ता बच्चे ने अपना खाना पीना कम किया होता है, आप ज़बरदस्ती उसको दे भी नहीं सकते, डेफिनेटली उसका वेट लॉस होता है। लेकिन ये जो वेट लॉस है
जब उसकी डाइट जब उसकी एपिटाइट रिस्टोर होगी तो वो अगले 1 से 2 हफ्ते में वो अपना वेट जो है वो गेन कर लेगा। इसलिए को बहुत ज़्यादा पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अब उसको अगर आप 3 दफ़ा खाना खिला रहे थे तो आप उसको 6 दफ़ा खिलाएंगे तो फिर ही जाके उसने रिकवर करना है। रिकवरी हो जाएगी, 1 से 2 हफ्ते लगेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम सेल्फ मेडिकेशन की बात कर रहे थे, तो सेल्फ मेडिकेशन जैसे कि आपने कहा नहीं करनी चाहिए, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो निमोनिया के ट्रीटमेंट्स क्या हैं? हम कैसे डॉक्टर के पास जा सकते हैं? क्या कोई टेस्ट होते हैं या कौन सी मेडिसिन होती है जो डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड करते हैं? अच्छा, इसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि ये आपने सिर्फ जाना है, बाकी काम जो है वो आपके प्रैक्टिशनर का है जी। जब हम बात करते हैं कि जी इसकी 2 बड़ी रीज़न्स हैं, एक बैक्टीरियल एक वायरल है। तो ज़ाहिर है जब आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करेंगे तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो एंटीबायोटिक्स होंगे, एंटीहिस्टामिन होगी, एंटीटसेव होंगे, और सांस को बेहतर करने के लिए हम नेबुलाइज की बात करते हैं, और फिर एंटीपायरेटिक्स जो हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं। तो जब वायरल फीवर की बात करते हैं तो उसमें हमें एंटीबायोटिक की कतई ज़रूरत नहीं होती, बाकी सारा ट्रीटमेंट वैसे ही चलेगा। एंटीहिस्टामिन भी होगी, एंटीटसेव भी, यानी कफ सिरप भी देने पड़ेंगे, और एंटीपायरेटिक जैसे उसको फीवर को सबसाइड करने के लिए। तो वहाँ बल्कि ये किया जाता है कि पैनाडोल और ब्रूफिन को आप अल्टरनेट कर रहे होते हैं ताकि बच्चे को आप एफेब्राइल रख सकें। बिल्कुल। डॉक्टर नूर, अगर प्रिवेंशन के हवाले से बात करें तो निमोनिया को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? एक तो ये है, जैसे मैं अर्ज़ करूँगा कि बच्चों को वेदर जो है अनकंफर्टेबल वेदर, उससे आपको बचा के रखना है। अभी जैसे ये वाला जो वेदर चल रहा है, इसमें अगर आपने 20 टेम्परेचर के ऊपर एसी ऑन किया हुआ है, खुद तो आपने कंफर्टर ले लिया, अब बच्चा वो टांगे मारता है, उसने उतार दिया जी, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट होगा। तो आपको ये देखना है कि जो टेम्परेचर आपके लिए सूट कर रहा है, बच्चे के लिए भी वही सूट कर रहा है, लेकिन उसको जैसे आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया तो फिर बच्चे को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो अभी मैं उस तरफ आऊँगा जो बड़ी कॉमन रीज़न बनी है, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फिज़ी ड्रिंक्स पीते हैं, आइसक्रीम का बेतहाशा इस्तेमाल है, ठंडा यख पानी हम पी रहे होते हैं, और बच्चों को हम उसमें मना भी नहीं कर रहे होते। ज़िद करता है तो माँ बाप दे देते हैं। तो उसमें फिर डेफिनेटली आप देखें ना, आप उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये रीज़न तो ये नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जब बच्चे की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होती है तो डेफिनेटली उसको ये जो सीजनल डिजीज़ेज़ हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की, तो डेफिनेटली एग्रीवेट हो जाएंगे। हमें नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर वाला पानी है वो इस्तेमाल करना है जी। कोशिश करें आइसक्रीम जो है उसको अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक का तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कहूँ जी कोल्ड ड्रिंक जो है वो बच्चों को, बड़ों को भी नहीं पीनी चाहिए। और इसी तरह से ये जो हमें एक बड़ा लाड आता है कि बच्चे को जूस लेके देते हैं माज़रत के साथ, सवाए उसके एसेंस के, उसके अंदर कोई उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कोई नहीं है। तो मैं तो उसमें रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको जूस बच्चे को पिलाना है तो फिर ख़ुद बना के बच्चे को, जो हमारे पास फलों की इतनी वैरायटी है, तो घर पे अपना फ्रूट जूस बनाएं और बच्चे को हैबिट डालें बच्चे की कि वो फ्रूट जूसेस पे आ सके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की सेहत के मामले में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है? मतलब हम देखते हैं ना कि माँ बाप जी साथ वाले गली में है डॉक्टर तो उसके पास चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों की जो कंडीशन होती है उसमें स्पेशलिस्ट का क्या रोल होता है? अच्छा, मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, ये जो जीपी क्लिनिक्स होते हैं पूरी दुनिया में, ये रेफरल पॉइंट्स होते हैं। आपको जाना सबसे पहले, जब आप एड्रेस करते हैं तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर, जो मुस्तनद डॉक्टर हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो MBBS हैं, आप उन्हीं के पास जाते हैं और उनको पता है कौन सा पेशेंट जो है उन्होंने देखना है और कौन सा पेशेंट उन्होंने रेफ़र करना है। हर केस जो है वो कंसल्टेंट्स का नहीं होता। ठीक है। तो आपने अपनी इकोनॉमी को भी देखना है, अपनी कंफर्ट को भी देखना है, और जो नियर बाई डॉक्टर्स हैं आप उनके पास जाएंगे। अगर उनको लगता है, उनके टेस्ट वगैरह एडवाइस करते हैं, या वो कहते हैं कि जी अब आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना है, या एक कंडीशन आती है जब कहते हैं जी इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, या इसको अब IV एंटीबायोटिक्स चाहिए होंगी, IV फ्लूइड्स चाहिए होंगी, तो देन देयर इज़ अ नीड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। तो फिर उसके मुताबिक होगा। हमें जो शुरू है वो जो दुनिया कहती है उसके मुताबिक ही हमें लेके चलना है इस ट्रीटमेंट। अच्छा, लास्टली जब बच्चा बीमारी से सेहतयाब होता है तो डाइट कैसी रखनी चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, मैं एक बात कहूँ, जो हमारे बच्चों की डाइट में जो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है, मुझे बच्चे आम तौर पे एनीमिक नज़र आते हैं, तो डाइट के अंदर एग का इस्तेमाल और मीट का इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है। अब इसमें मीट के हवाले से हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बीफ और मटन को तो भूल ही गए हैं, और फ़िश भी हमारे बहुत कम हम बनाते हैं घरों में, लाते भी बहुत कम है। तो ये जो मीट है ये प्रोटीन डाइट है,
इसी से इम्यूनिटी डेवलप होनी है। और ये एक तरह का आप समझिए ये वैक्सीनेशन है बच्चों की, अगर हम उनको मीट पे लेके जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी उसमें जो एनिमल प्रोटीन है वो भी मिलेगी, उसमें आयरन भी मिलेगा। तो इसलिए जो एनिमल प्रोटीन है उसकी तरफ बच्चे को लेके चलें और उस पर ख़ास तवज्जो दें। अच्छा डॉक्टर नूर, एज अ डॉक्टर आप ऐसे कौन से 3 गोल्डन टिप्स होंगे जो आज आप पेरेंट्स को देंगे बच्चों की सेहत के हवाले से? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि बच्चों का सोना जागना उसका बहुत ख्याल रखें। आजकल छुट्टियाँ हैं, बड़े आराम से कहते हैं जी बच्चे 3 बजे सोते हैं रात को। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बच्चों को जैसे पहले वो 10 बजे सोते हैं उनको 10 बजे ही सुलाना है। ये लाड वाला कोई मामला नहीं है, बल्कि उससे होना ये चाहिए था कि आप उनको अपनी रूटीन पे लाते। बच्चों ने आपको अपनी रूटीन पे डाल दिया और आप उनको 3 बजे तक ले गए और फिर सुबह वो 11 बजे सो के उठते हैं। तो पहला तो उनका स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हुआ। दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ, उनका जो डाइट पैटर्न था वो ख़राब हो गया। सुबह वो नाश्ता करते थे, फिर दोपहर का खाना और फिर रात का। अब क्या हुआ, डायरेक्ट जब वो उठते हैं तो फिर वो ब्रंच पे जाते हैं और उसके बाद एक मील रह जाता है। और तीसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ जंक फूड ना दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है। कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया है पाकिस्तान में, उसकी प्रेवलेंस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। ये जो बच्चे हैं इन्होंने बच्चे नहीं रहना, इन्होंने बड़े होना है, इन्होंने बूढ़े भी होना है। तो काइंडली उनका ब्रॉटअप इस तरह से करें कि ये अपने बुढ़ापे तक तंदुरुस्त रहे। बिल्कुल। तो ये मैं गोल्डन टिप्स 3 बताना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर। नो डाउट आज का जो हमारा टॉपिक था वो ऐसा टॉपिक था कि पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाती, उन्हें गाइड किया जाता, एंड आपने बहुत अच्छे से किया है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू राबिया। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।